दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो CCSU LLM एंट्रेंस जो 2025 वाला होने वाला है, 2 अगस्त को होगा। अभी अप्रोक्स आपके पास 15 से बल्कि 15 या 10-12 दिन ही बचे हुए हैं। आज से हम शुरुआत करेंगे अपने प्रीवियस ईयर सीरीज की, जिसमें हम पिछले साल के 10 पेपर जो मुझे मिल जाएंगे, मैं उनका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इस चैनल पर करने वाला हूँ। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि 2015 वाला जो पेपर आया था, क्वेश्चंस कैसे आए थे। आप इसे वीडियो को पूरी देखना और एनालाइज करना कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। सब्जेक्ट्स में जो उसका ब्रोशर है एलएलएम का, उसमें तो लिखा है कि 10 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट से 10 MCQ आने। लेकिन ऐसा मैक्सिमम फॉलो नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो क्रिमिनल लॉ है, जैसे BNS है इस बार सिलेबस में, उसी से 15 सवाल पूछ लेंगे या इंटरनेशनल लॉ से 15 पूछ लेंगे। तो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको जो मेजर लॉ है वे आपको अच्छे से ही करने हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए मेरिट कॉलेज में, तो आपको 100 में से जनरल कैटेगरी के हैं तो 75 मार्क्स लाने तो इस जरूरी है ही। उससे नीचे कम उम्मीद नहीं है एग्जाम सिलेक्शन होने की। तो शुरुआत करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। 2015 का ये रहा। पहले क्वेश्चन आपको कंपनी लॉ से मिल गया है। ड्यू टू द डेथ, इंसॉल्वेंसी और शेयर ट्रांसफर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं, कि उनकी डेथ अगर हो जाए या उनके इंसॉल्वेंट हो जाए या उनके अपना शेयर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इससे कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है। कंपनी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपने कंपनी लोगों में पहला कंसेप्ट यही पढ़ाते हैं कि कंपनी अमर है, फ्यूचर कैरेक्टर होता है कंपनी का। एक बार बन गई तो बन गई, उसे केवल विधि के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। कोई मेंबर जीवित है, मेंबर से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम थोड़ा जल्दी से स्पीड से करेंगे ताकि 100 क्वेश्चन हमारे 1 आवर में हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, लिफ्टिंग द व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसेप्ट में बी अप्लाइड। ये भी कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, बाकायदा एक प्रॉपर यूनिट ही होती है इस नाम से। जो कोर्ट्स होती है हमारी, या फिर इंग्लैंड की जो कोर्ट्स थी उस टाइम पर, वे कंपनी का कैरेक्टर जानने के लिए एक पर्दा उठाते थे ताकि देखें कि उनकी जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी मेंबर्स हैं, वे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसी तरह उस टाइम पर तो कंपनी का एनिमी कैरेक्टर देखने के लिए ये कंसेप्ट अपनाया गया। बट अब क्या है कि अगर आपको किसी कंपनी का रियल नेचर जानना है, या कोई कंपनी फ्रॉडुलेंट वर्क कर रही है, या किसी लॉ का मिसयूज कर रही है, तो उन सब के लिए भी आप कंपनी का पर्दा हटा करके जो उनके डायरेक्टर्स मेंबर्स होते हैं उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि प्राइवेट कंपनी कैन चेंज इन पब्लिक कंपनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी में चेंज हो सकती है, या फिर पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट कंपनी में चेंज हो सकती है। ऐसा कोई बर्डन नहीं है, बस थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रमोटर ऑफ ए कंपनी कैन बी। कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो क्या एक ही आदमी हो सकता है, कई सारे पर्सन हो सकते हैं, या दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। एक भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बोनस शेयर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि जो आंसर की दे रखी है CCSU ने, उसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रेजेंट शेयर दिया हुआ है। जबकि मेरे हिसाब से इसका आंसर कैपिटल शेयर होना चाहिए। बाकी से डाउट में रखते हैं। अगर आंसर ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप प्रेजेंट शेयर ही प्रेफर करना, क्योंकि आंसर की में यही दिया हुआ है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज स्टार्टेड बाय। जो कंपनी के शेयर होते हैं उन्हें अलॉट करने का पावर किसके पास है, रजिस्ट्रार के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, या शेयर होल्डर, या कोर्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही पावर होती है कि वो कितना शेयर और कितने शेयर का अलॉटमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा, जैसे 7वां क्वेश्चन ये आ गया है इन्वायरमेंटल लॉ से। इससे पहले के 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं कंपनी लॉ से। अब आप देखिए कि पेपर में तो जो क्वेश्चन है उसमें तो लिखा है कि 1 से 10 क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ तो 6 ही क्वेश्चन आए हैं कंपनी लॉ से। आगे एक दो होंगे, बट 10 तो बिल्कुल नहीं हो सकते। किसी में एक दो ऊपर नीचे हो ही जाता है। फिर ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल लॉ है, पढ़ते हैं क्या है। फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आर। जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को प्रभावित करने के जो कारण है कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है आपका अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी सही है। अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सही है। नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर आता है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साइंस डीलिंग विद इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड।
ये इन्होंने डेफिनेशन दे दी है इन्वायरमेंटल लॉ से उठा करके। अब ये देखना है कि आपको किसकी डेफिनेशन है, इन्वायरमेंट की है, एटमॉस्फेयर है, या इकोसिस्टम है, या सराउंडिंग्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इकोसिस्टम। ये डेफिनेशन इकोसिस्टम की है। ये समझने वाली तो है नहीं, क्योंकि सब तीनों की डेफिनेशन अप्रोक्सीमेट आपको सेम ही लगेगी, बस ये रटने वाली चीज है। डेफिनेशन खास करके इन्वायरमेंट की डेफिनेशन जो एक्ट में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो दे रखी है डेफिनेशन है, वो जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज नोन एज। इसका सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंट्री वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर आपका आता है कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके 42वीं संविधान संशोधन द्वारा इसे कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, ताकि इस पे जो राज्य सरकार है वे भी काम कर सके और केंद्र सरकार भी इस पर कुछ काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये इन्होंने पूरा प्रोविजन ही उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 48A। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो आर्टिकल 48A है डीपीएसपी में, कब ऐड हुआ और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ऐड हुआ, ये क्वेश्चन आगे आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ये है कि 48A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 में ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसके चैप्टर और सेक्शन पूछते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें 26 सेक्शन दिए हुए हैं आपके और 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। जब आप कोई भी एक्ट पढ़े तो उसके सेक्शन और टोटल चैप्टर्स और अगर शेड्यूल दिए हुए हैं, सबसे पहले वही याद किए जाते हैं। किसी भी एक्ट को शुरुआत करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि सेक्शन 1 से शुरू कर देते हैं, प्रीएम्बल भी नहीं पढ़ते, सेक्शन 1 से लगे रहते हैं। जबकि पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले इंडेक्स को रट लें। अगर आपने इंडेक्स रट लिया तो 80% तैयारी आपकी हो गई। इसी से आप एमसीक्यू में तो डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे काट छाट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ग्रीन पीस क्या है? एक बेंच ऑफ हाई कोर्ट है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक पर्यावरण संगठन है एक तरीके से, एन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है जॉन्सबर्ग कॉन्क्लेव इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है बी, WSSD। फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, क्योंकि फुल फॉर्म पूछते हैं इन्वायरमेंटल लॉ में, जरूर पूछते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एजुकेशन डिकेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बीन सेड एज। इसका आंसर है 2005 टू 2015, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 साल को निर्धारित किया गया था एजुकेशन डेकेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, समझने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ डिट्टो रटने हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कब प्रभाव में आया? अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि बना था 1997 में, ऑप्शन में 2005 2006 दे रखा है, करेक्ट आंसर कौन सा है? इसे आपको रटना ही पड़ेगा, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 16 फरवरी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन द आर्टिकल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा प्रोविजन है। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, लेकिन अब ये टाइटल चेंज हो गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। बट अगर आप आर्टिकल 368 का टाइटल पढ़ेंगे तो वहां पर लिखे है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा करके लिखा हुआ है, पावर वर्ड यूज डाल दिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन। जो हमारे देश के ऑनेबल प्रेसिडेंट है वे अपना रेजिग्नेशन है वो किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, या सीजीआई को, या स्पीकर ऑफ लोकसभा को, या प्राइम मिनिस्टर को? करेक्ट आंसर है इसका वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अगर अपना रेजिग्नेशन देगा तो वो प्रेसिडेंट को देगा, फिर एक ने ऑनेबल प्रेसिडेंट अगर देते हैं अपना रेजिग्नेशन तो वे वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, वाइस वर्सा चलता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए पार्लियामेंट की, प्लस आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। उनमें से एक प्रोविजन ये है कि प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको हमारे देश के आधे राज्यों की सहमति लेना आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या फिर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, दोनों में ही इसका ज्यूरिडिक्शन केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल जजमेंट होगा, उसकी कोई अपील नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के बारे में डीपीएसपी में सेक्शन आर्टिकल 40 में मेंशन किया गया है। ये गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है। गांधी जी का एक सिद्धांत था कि पंचायतें बननी चाहिए। ये आर्टिकल उसी की ही झलक दिखाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। आर्टिकल 14 अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से, उसमें दो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये जो टर्म है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये ली गई है हमारे ब्रिटेन से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बट अगर क्वेश्चन आता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है यूएस से, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन एक्यूज हैज राइट टू एंगेज ए काउंसिल ऑफ हिज चॉइस। कौन से आर्टिकल में ये अक्यूज को अधिकार दिया गया है कि वो अपना कोई वकील, कोई अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु कैन सस्पेंड इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग। जब इमरजेंसी लागू की जाती है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाता है। बाकी अदर, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड करने हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन या स्पेशल आदेश पारित करना पड़ता है, वो उसकी पावर केवल और केवल प्रेसिडेंट को है। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी के बारे में दिया गया है, इसका आर्टिकल 44। अभी इसी के तहत उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू की गई है। आपको याद रखना है, करंटली में ही इसमें उत्तराखंड में ये लागू की गई है यूसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पर्सन होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस कैन बी रिमूव बाय द यूज ऑफ रिट। रिट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पांचों रिट के नाम पता होने चाहिए, कौन सी रिट कब किस क्षेत्र अधिकार में किस कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 32 में मेंशन है। इसका आंसर है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो रिट जब जारी की जाती है, जब आप कोई पब्लिक पोस्ट है उस पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो एक रिट दायर की जाती है कि वो किस हैसियत से, किस रीजन से वहां पर बैठा हुआ है। अगर वो अपनी रीजंस को जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता अपनी पोस्ट को, तो कोर्ट उसे वहां से रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर है बेंथम। जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन सारे आपको डिटो रटने पड़ेंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये, सोशल इंजीनियरिंग इज द फॉर्मूला ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है पाउंड। रस को पाउंड ने ही इस सिद्धांत को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु सेड दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन। सबसे पहले अगर बच्चा एलएलबी में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले यही लाइन पढ़ता है, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन। और ये हमारे ऑस्टिन चाचा ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ऑस्टिन इज द पाम ट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हु सेड। डेफिनेशन तो अच्छी दी है भाई, जिसने भी दी है, ऑस्टिन इज पाम ट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसका करेक्ट आंसर है सीकेएल। इसका हिंदी में मतलब समझाओ तो ऐसे है कि ऑस्टिन एक खजूर का पेड़ है जिसका कोई फायदा नहीं है। इतनी ऊंचाई पे फल आते हैं कि कोई तोड़ नहीं सकता, इतनी ऊंचाई पर टहनियां हैं कि उससे किसी को छांव भी प्राप्त नहीं हो सकती। बस एक पेड़ है, एक पाम ट्री है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय। इसका राइट आंसर आता है केल्सन ने थ्योरी दी थी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इज द वर्क ऑफ। ये थ्योरी दी थी रॉल्स ने। अभी जो स्टूडेंट्स के आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ज्यादातर थ्योरीज एंड बुक्स यही क्वेश्चंस में आते हैं। डेफिनेशन, थ्योरीज एंड बुक्स, तीन चीज ये पूछता है हर बार, और रिपीट ही होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के। तो हु सेड लॉ इज नथिंग बट कोएग्जिस्टिंग। अंतर चेतना सिद्धांत दिया था सेवेगनी ने। सेवेगनी पढ़ लो या सेवनी पढ़ लो, बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिलेटेड विद हिस्टोरिकल स्कूल। सेवेनी हिस्टोरिकल से है, बाकी सब अलग अलग से है। बैंथम आपका एनालिटिकल से आ जाता है। कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ दिया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इलिच ने दिया था कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ। हु इज नॉट ए सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट। केल्सन नहीं है, केल्सन तो एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड है।
आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर इज लीडिंग केस ऑन। यहाँ से आपका क्रिमिनल लॉ शुरू हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉमन इंटेंशन। इस केस के फैक्ट्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसा है कि ये 5-6 लोग होते हैं जो एक डाक घर में डाका डालने जाते हैं। इसमें जो वीरेंद्र कुमार होता है वो चुपचाप गेट के बाहर खड़ा हो जाता है देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा। ये रात की घटना होती है। जो पोस्ट मास्टर होता है, जो अंदर 3-4 लोग गए हुए हैं, वे छीना झपटी में उसे मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं उसका। इसे पोस्ट मास्टर केस भी कहते हैं या पोस्टमैन केस भी कहा जाता है। इसे वीरेंद्र कुमार का कहना ये था कि साहब, मैंने तो मारा नहीं, मैं तो बाहर खड़ा था चुपचाप, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा जितना रोल है मुझे उतनी सजा दी जाए। तब यहाँ पर प्रीवी काउंसिल ने क्लियर कर दिया था कि जो बाहर खड़े रहते हैं या देखते हैं या कुछ भी हेल्प करते हैं तो यही माना जाएगा कि उनकी कॉमन इंटेंशन थी और उन्होंने उन्हें वही सेम पनिशमेंट मिलेगा जो किसी और ने अगर कोई एक्ट किया हो, प्रीवियस एक्ट जो भी किया गया हो, सेम पनिशमेंट के सभी लोग भागीदार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉमन इंटेंशन इज यूज्ड एज सिनोनिम्स। कॉमन इंटेंस के होता है मेंस रिया। मेंस रिया कॉमन इंटेंशन लगभग सेम ही है। अगला क्वेश्चन आता है, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट ए मर्डर इफ कमिटेड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, करेक्ट है, सीवियर एंड सडन प्रोvocation, जो अब चला गया है आपका 101 सेक्शन बीएनएस में। 101 में 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं। अगर आपका कोई भी एक्ट उन 5 एक्सेप्शन में आ जाता है तब वो मर्डर नहीं, वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेक्शन 309, जो अब बन चुका है 226 ऑफ बीएनएस, प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग। इसका करेक्ट आंसर डी है, सुसाइड, जो आईपीसी में था, लेकिन सुसाइड को अब खत्म कर दिया है बीएनएस ने। अब बीएनएस में दूसरी तरह का सुसाइड आया है जिसका है टू रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज ऑफ ग्लोबल पावर, जो सेक्शन 226 बीएनएस में दी गई है। ये एक नया नया प्रोविजन है आईपीसी बीएनएस में। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है और आप उसे रोकने के लिए अपने ऊपर कोई तेल छिड़क लेते हैं, जला के खुद को मार लेते हैं या उनके सामने छत से कूद जाते हैं डराने धमकाने के लिए आप, तो ये अपराध 226 में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, जो अब 303 है बीएनएस की धारा, इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है करेक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। केवल चल संपत्ति की ही चोरी की जा सकती है, अचल संपत्ति की चोरी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु इज। इसका आंसर है करेक्ट बी, 6 ईयर ओल्ड। अब ये चले गए हैं सेक्शन 20 और 21 बीएनएस में, डोली कैपेक्स एंड डोली इन कैपेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। आवश्यकता का सिद्धांत पर आधारित कौन सा केस है। इसका राइट आंसर है आर वर्सेस डडली, डडली एंड स्टीफन, जो अब चला गया है आपका सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस। मैंने जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आईपीसी के प्रोविजन देखे हैं उसमें बीएनएस मेंशन किया है, चिंता करने की जरूरत है नहीं, यहीं से इस प्रोविजन से याद रखना फिर पहले कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो अब सेक्शन 38 में चला गया है, डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इन द केस ऑफ थ्रेट। 7 खून माफ है, आपने सुना ही होगा, तो 7 प्रोविजन दिए गए हैं जिसमें चाहे तो आप मर्डर तक कर सकते हैं किसी पर्सन का, बट उनमें ये ऊपर के 3 ग्रीवियस हर्ट भी है, किडनैपिंग भी है, अबडक्शन भी है, रोंगफुल एक्शन नहीं है। करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर द इंडियन पिनल कोड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जानने के लिए आपको क्या जरूरी है, एक्चुअल मिस्टेक इज सफिशिएंट, द एक्ट मस्ट बी रीजनेबल, द एक्ट मस्ट बी रीजनेबल एज वेल एज कंप्लीट, ये नन ऑफ द वो। करेक्ट आंसर है आपका सी, जो भी आप मिस्टेक का डिफेंस लेना चाहते हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए और गुड फेथ में की होनी चाहिए। जानबूझकर करोगे तो कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। डिसऑनेस्ट इंटेंशन हैज बीन डिफाइंड इन आईपीसी। पुराना क्वेश्चन है इसलिए आईपीसी पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 24 आईपीसी में, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन अब चली गई है सेक्शन 7 बीएनएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोर्जन इज डिफाइंड इन द सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया आपका, कोर्जन कहाँ डिफाइन है, कोर्जन आपका सेक्शन 15 में डिफाइन है, सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट आता है, 17 में फ्रॉड, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस। चारों प्रोविजन आपके याद करा दिए हैं, याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वेयर कंसेंट ऑफ पार्टी टू एनी कॉन्ट्रैक्ट इज कोज्ड बाय कोर्जन, कॉन्ट्रैक्ट इज।
अगर किसी पार्टी की जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सहमति है वो उद्दीपन, आई थिंक मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, कोर्जन द्वारा अगर ली जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वॉइडेबल है। अगर दूसरी पार्टी को ये पता होता है कि कोर्जन करके मुझसे सहमति ली गई तो वो चाहे तो उसे खारिज कर सकती है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होगा। आपको चॉइस है आपकी इसे वॉइड घोषित कराने की। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच केस इज रिलेटेड टू माइनर्स एग्रीमेंट? बेसिक केस एंड लैंडमार्क जजमेंट, मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष, वॉइड अब इनिशियो। माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही जीरो होता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 50, इट ए took a lease of a fishery from B which is unknown to either party already belong to A. The agreement is, ये सेक्शन 20 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इलस्ट्रेशन है, उसे उठा के यहाँ रख दिया है। इसका करेक्ट आंसर है वॉइड, क्योंकि ये ऑलरेडी ए से ही बिलोंग थी। आप खुद की खुद मतलब खुद की लीज खुद के लिए क्या ही करेंगे जब आप खुद ही ओनर है तो।